हेलो स्टूडेंट्स, गर्मियों की छुट्टियों से पहले हमने 10वीं क्लास में 7वां पाठ आवर्त सारणी एवं तत्वों के गुणों में आवर्तिता ये पाठ पढ़ाया था। और अब हम 10वीं क्लास का छठा पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक ये पढ़ाने जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो तत्वों का प्रतीक हमें पता होना चाहिए, एक उन तत्वों की संयोजकता पता होनी चाहिए, और तीसरा हमें अणु सूत्र बनाने आने चाहिए। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे कि कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों की अभिक्रिया से कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 प्लस सोडियम सल्फेट तो Na2SO4 ये रासायनिक अभिक्रिया। अब Na2SO4 क्यों आया? क्योंकि सल्फेट की संयोजकता 2 है, इसलिए Na2SO4 है। यहाँ कॉपर की संयोजकता 2 है, इसलिए हाइड्रोक्साइड के बाद हुआ है CuOH2। तो कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखने के लिए हमें उसके उन यौगिकों के अणु सूत्रों का ज्ञान होना जरूरी है। तो अब तत्वों के प्रतीक, उनकी संयोजकता और अणु सूत्र बनाना, ये 3 क्लासों के लिए और 3 के 4 क्लासों के लिए 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं तीनों के लिए जरूरी है। तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं वाली 4 क्लासों के लिए। और इस काम को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको चारों क्लासें 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं चारों इस वीडियो को देखें और अणुसूत्र बनाना सीखें, क्योंकि आगे 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास के लिए आगे ये काम आएंगे। तो सबसे पहले आता है तत्वों का प्रतीक, तत्वों के प्रतीक। तो 7वीं क्लास से हम बताते चले आ रहे हैं कि बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को प्रतीक रूप में लिखने की प्रणाली दी। इससे पहले जब कम संख्या में तत्वों की खोज हुई थी, तो इन तत्वों को चित्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज बढ़ती गई, आज 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, तो इन 118 तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक प्रणाली की आवश्यकता होती है। और यह कार्य बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया। तो बर्जीलियस ने बताया कि किसी भी तत्व का प्रतीक उसके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी तत्व के प्रतीक को उसके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, तत्व का नाम है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए इसका अंग्रेजी नाम होता है HYDROGEN, हाइड्रोजन। अब इसका अंग्रेजी नाम हाइड्रोजन है और इसका जो पहला अक्षर है वो H है, इसलिए हाइड्रोजन तत्व है उसका प्रतीक हो जाएगा H। ठीक इसी प्रकार से कार्बन, तो इसका पहला अक्षर C है, इसलिए कार्बन का प्रतीक हो गया C। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का अंग्रेजी नाम है NITROGEN, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का प्रथम अक्षर है N, इसलिए नाइट्रोजन का प्रतीक हो गया N। ठीक इसी प्रकार से बोरोन, इसका अंग्रेजी नाम होता है BORON, बोरोन, और इसका प्रतीक हो जाएगा B। तो इस प्रकार से तत्वों के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर, तत्वों के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर ही उस तत्व का प्रतीक होता है। अब समस्या यहाँ ये आती है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण बताऊँ आपको कि जैसे कि कार्बन है, मुख्य तत्व है कार्बन, तो कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन, और कार्बन CARBON, कार्बन का प्रतीक है C। इसी प्रकार से
कैसे शुरू होने वाले अन्य तत्व हैं कैल्शियम जैसे CaLCiUn, क्लोरीन CHLORIN, क्लोरीन। इसी प्रकार से क्रोमियम, और क्रोमियम का प्रतीक हो गया CHRONIUN, क्रोमियम। इसी प्रकार से कोबाल्ट COBALT, कोबाल्ट। कैडमियम कैडमियम MiU। अब ये सभी तत्वों के नाम कैसे शुरू हो रहे, और प्रथम अक्षर सबका सी है, इसलिए इन तत्वों के प्रतीक क्या होने चाहिए। तो इनमें से जो प्रमुख तत्व कार्बन है उसका प्रतीक हो जाएगा सी। अब इससे आगे आता है कैल्शियम, तो कैल्शियम का प्रतीक सी तो नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि भाई जिन तत्वों का नाम एक ही अक्षर से शुरू होता है उन तत्वों का प्रथम अक्षर कैपिटल और उसके आगे का जो अक्षर होता है इसको स्मॉल लेटर के रूप में लिखकर तत्व का प्रतीक लिखा जाता है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का प्रथम अक्षर सी है और इससे अगला जो अक्षर है उसको स्मॉल लेटर के रूप में लिख देते हैं और यही कैल्शियम का प्रतीक होता है सी। इसी प्रकार से क्लोरीन है, अब क्लोरीन का प्रथम अक्षर सी है, दूसरा एच है, और क्रोमियम का भी पहला अक्षर सी है, दूसरा एच है। अब दोनों का सी एच नहीं हो सकता, तो इसलिए क्लोरीन हिंदी में कै के बाद ल की ध्वनि आती है, इसलिए क्लोरीन का प्रतीक हो जाएगा सी, और क्लो कै के बाद ल की ध्वनि आती है तो क्लोरीन का प्रतीक हो जाएगा Cl। इसी प्रकार क्रोमियम है तो इसका प्रतीक हो जाएगा Cr। इसी प्रकार कोबाल्ट है तो प्रथम अक्षर सी है इसका और इससे अगला अक्षर O है तो कोबाल्ट का प्रतीक हो गया CO, दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर के रूप में। कैडमियम, कैडमियम में Ca नहीं हो सकता, कै के बाद ध्वनि आती है डै की तो इसका प्रतीक हो जाएगा Cd। इस प्रकार से जब दो या दो से अधिक तत्व एक ही अक्षर से शुरू होते हैं तो उनके प्रतीकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रथम अक्षर कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार से तत्वों के प्रतीक आपको पता होना चाहिए। साथ ही इसका ऐसे तत्वों का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और अलबत्ता तो मैं सारणी बनवाऊंगा अभी, लेकिन आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में आता है कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके प्रतीक अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नहीं, उनके प्रतीक लैटिन भाषा से लिए गए। तो मैं कुछ तत्वों के प्रतीक बता देता हूं जिनके प्रतीकों को लैटिन भाषा से लिया गया है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, एक बार जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं, और तत्वों के प्रतीक आपको याद होने चाहिए, ये जरूरी है। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं चारों क्लासें इन तत्वों के प्रतीकों को याद करें, और मैं ये वीडियो चारों क्लासों के पास भेजूंगा। अब कुछ तत्वों के प्रतीक लैटिन भाषा पर आधारित कुछ तत्वों के प्रतीक, जैसे लैटिन भाषा पर आधारित कुछ तत्वों के प्रतीक, जैसे एक तत्व है सोडियम, ये इसका हिंदी नाम। दूसरा अंग्रेजी नाम, तीसरा लैटिन नाम, और फिर आता है इनका प्रतीक। तो सबसे पहले तत्व है सोडियम, और इसका अंग्रेजी नाम भी सोडियम ही होता है, SODIUM। स्पेलिंग में त्रुटि हो सकती है, लेकिन आपको समझना है सिर्फ प्रतीक सोडियम, अंग्रेजी नाम सोडियम है, लेकिन
इसका जो लैटिन नाम होता है वो होता है नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम। मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं, नेट्रियम। नेट्रियम। और नेट्रियम से ही इस सोडियम का जो प्रतीक है वो लिया जाता है, और सोडियम का प्रतीक होता है Na। इसी से मिलता जुलता दूसरा तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम अंग्रेजी नाम भी पोटेशियम, लेकिन लैटिन नाम इसका होता है कैलियम। कैलियम हिंदी में लिख देता हूं, कैलियम। और कैलियम नाम से ही इसका प्रतीक लिया जाता है के। पोटेशियम का प्रतीक होता है के। ठीक इसी प्रकार से तांबा, हिंदी में होता है तांबा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉपर। मैं पहले बता चुका हूं, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है तो उस पर ध्यान नहीं देना। कॉपर COPPER होता है कॉपर। और लैटिन भाषा में इसका नाम होता है क्यूप्रम, CUPRUM, क्यूप्रम। हिंदी में लिख देता हूं क्यूप्रम। और इस क्यूप्रम से ही इस तांबे का प्रतीक जो लिया जाता है वो लिया जाता है C। इसी प्रकार से लोहा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं आयरन। और लैटिन भाषा में इसका नाम है फेरम, FERUM, फेरम। और फेरम से ही इसका प्रतीक लिया जाता है FE। ये आपको याद करने हैं, फेरम। इसके बाद में आता है सोना, अंग्रेजी में गोल्ड, लेकिन लैटिन भाषा में इसको कहते हैं आर्म, AURUM, आर्म। और आर्म से ही सोने का प्रतीक होता है AU। ठीक इसी प्रकार से चांदी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिल्वर। अपने घरों में जो बर्तन होते हैं वो सिल्वर के नहीं होते, वो एल्यूमिनियम के होते हैं। सिल्वर का मतलब चांदी होता है, और चांदी के बर्तन नहीं होते। सिल्वर, SILVER, सिल्वर। अंग्रेजी में इसको, लैटिन भाषा में इसका नाम होता है अर्जेंटम, अर्जेंटम। अर्जेंटम। और इसका प्रतीक है AG। इसके बाद आता है टिन। टिन अंग्रेजी में भी टिन, लेकिन लैटिन भाषा में इसका नाम होता है स्टेनम, STENUM, स्टेनम, स्टेनम। और यहां से इसका प्रतीक होता है SN, स्टेनम। टिन के बाद पारा, अंग्रेजी में होता है मरकरी। मरकरी, मरकरी। लैटिन भाषा में इसका नाम होता है हाइड्रेजियम। हाइड्रेजियम। और इसका प्रतीक होता है HG, HG। पारे के बाद में आता है सीसा, अंग्रेजी नाम है लेड, लेड। लेकिन लैटिन नाम इसका होता है प्लम्बम, प्लम्बम, प्लम्बम। और शीशे का प्रतीक होता है PB। इसके बाद जस्ता, अंग्रेजी में होता है जिंक। और
लैटिन नाम होता है इसका जिंकम, जिंकम, और इसका प्रतीक होता है जेड। और भी कुछ तत्व बच गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में उतार लें, 7वीं क्लास वाले, 8वीं वाले, 9वीं वाले, 10वीं वाले, और इनके प्रतीक याद करें। ये लैटिन भाषा पर आधारित कुछ तत्वों के प्रतीक हैं। अब प्रतीकों के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आता है संयोजकता, यानी कि वैलेंसी। तो मैं 10वीं वालों को बता चुका हूं संयोजकता किसे कहते हैं, लेकिन बाकी 9वीं वाले और 8वीं वाले बच्चे 7वीं वाले सुन लें संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता तत्वों के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, और इस संयोजकता का निर्धारण किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तत्व की संयोजकता का निर्धारण किया जाता है। आपको पता है कि किसी तत्व के परमाणु के मध्य भाग में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और यह भी आप जानते हैं कि किसी उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, अर्थात किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है उतना है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन किसी कोश में निश्चित संख्या में होते हैं। वो मैं बताऊंगा अभी किस कोश में कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जो सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी से किसी तत्व की संयोजकता का निर्धारण किया जाता है। कैसे किया जाता है वो अभी बता देते हैं कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में, या तो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से तत्व की संयोजकता का निर्धारण होता है, या अष्टक पूरा करने के लिए किसी तत्व के परमाणु को जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ते हैं वो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही तत्व की संयोजकता का निर्धारण किया जाता है। जैसे मैं एक सोडियम का उदाहरण बताता हूं, जैसे कि तत्व है सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, और परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2, 8 और 1 होगा, यानी पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और चौथे कोश में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये मैं बता चुका हूं। तो चूंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो 11 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे कोश यानी कि सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, और किसी भी तत्व का परमाणु 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए सोडियम जो तत्व है यह अपने बाह्यतम कोश के 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। जैसे ये सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 आ गया। अब ये क्या करेगा, सोडियम जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, यानी कि ऋण निकल जाएगा, तो ये धनाभिष हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएगा, और अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2, 8। तो सोडियम की जो संयोजकता होगी, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यानी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता होगी 1। इसी प्रकार से जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 नंबर का है, उसका परमाणु क्रमांक 12 है, यानी 12 है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 होगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहरी कोश में, तो इसकी संयोजकता, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेगा, और इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। जैसे सोडियम है ना मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम अपने बाहरी कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, तो इस पर प्लस फिर 2 आवेश आ जाएंगे, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2, 8 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल। अब
इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये स्थायी मैग्नीशियम जो द्विध्रुव धराएं है ये स्थायी होता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होता है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम है तो उसके बाहरी कोष में 3, क्योंकि 13 नंबर पर बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 3 होगी। कार्बन है उसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 4 होगी। साथ ही एक उदाहरण लें क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो 17 नंबर पर, इसका परमाणु क्रमांक 17 है। अब 17 है तो इसका पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, 2 और 8 10 और तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको अपना 8 बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये ऋणायन बना लेगा। अब इसको क्लोरीन नहीं कहेंगे, अब इसको क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्लोराइड आयन। ये ऋणायन बन जाएगा क्लोराइड, और अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 8। इसके बाहरी कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता होगी -1। ऑक्सीजन का देख लो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 नंबर पर, परमाणु क्रमांक 8 है, तो 8 है तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। चूंकि ऋण ग्रहण कर रहा है तो इसकी संयोजकता -2 होगी। तो इस प्रकार से तत्वों की संयोजकता का निर्धारण किया जाता है। किस प्रकार से संयोजकता का निर्धारण किया जा सकता है? 3 तरीके से आप किसी तत्व की संयोजकता का निर्धारण कर सकते हैं। नंबर 1, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से उस तत्व की संयोजकता का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 होगी, बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 2 होगी, बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 3 होगी, बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 4 होगी, और बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा बाहरी कोष में, तो उसकी संयोजकता -3 होगी। बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसकी संयोजकता -2 हो जाएगी, और बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है जैसे कि क्लोरीन में होता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और अपना स्तर पूरा कर लेगा और इसकी संयोजकता -1 हो जाएगी। तो इस आधार पर किसी तत्व का, मैं फिर बोल रहा हूं, तत्व की संयोजकता का निर्धारण 3 तरीके से कैसे होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखकर, यानी कि किसी तत्व का परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, साझेदारी भी कर सकता है, तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही उस तत्व की संयोजकता का निर्धारण होता है। एक। दूसरा, आवर्त सारणी के आधार पर भी हम तत्व की संयोजकता याद कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, उनको वर्ग कहते हैं, और एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है क्योंकि उसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे मैं पहले वर्ग का उदाहरण दूं, पहला वर्ग के जो तत्व हैं वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। पहले वर्ग के तत्व, और इन सबके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है इसके बाहरी कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 1, इसके बाहरी कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम है उसके बाहरी कोष में भी 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पोटेशियम है उसके बाहरी कोष में 2 8 8 1, क्योंकि पोटेशियम 19 नंबर पर है, 2 और 8 10 और 8 18, इसके बाहरी कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब सबके बाहरी कोष में 1 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस पहले वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता 1 होगी, और इनको क्षारीय धातु कहते हैं। याद रखने का तरीका है ली ना की रब से फरियाद। पहले वर्ग के तत्व है ली ना की रब से फरियाद, और इन सब की संयोजकता 1 होगी। दूसरा जो वर्ग है, दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये दूसरे वर्ग के तत्व।
और इन दूसरे वर्ग के दूसरा वर्ग है, तो इसलिए इनके इन तत्वों के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे बेरिलियम है, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2। मैग्नीशियम है 12 नंबर पर है, तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम है 20 नंबर पर है, तो पहले कोष में 2 और 8 10 और 8 18 और सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। और इनका याद रखने का तरीका है बेटा मागे कार सकुत्र वापुरोए, इन सबकी संयोजकता 2। इसका मतलब बेटा का मतलब बेरिलियम है, कभी कभी बेटा की संयोजकता 2, तो बेटा मागे कार सकुत्र वापुरोए सबकी संयोजकता 2। इसी प्रकार से 13वां वर्ग, 13वें वर्ग के तत्व हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन थैला। इन सब के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इन सब की संयोजकता 3 होगी। इसीलिए इसी प्रकार 14वां वर्ग है, उसके सभी तत्वों की संयोजकता 4 होगी। मैं अभी बताऊंगा साथ में। इनको याद रखने का तरीका बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, इनकी सबकी संयोजकता 3 होगी। तो इस प्रकार से तत्वों की संयोजकता का निर्धारण किया जा सकता है। कल बताएंगे सारणी बनवा के किस तत्व की कितनी संयोजकता होती है, और कल आप अणुसूत्र बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।